बच्चों ये सवाल कहता है RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V शोन इन द फिगर इज। तो RMS वैल्यू निकाली कैसे जाती है? इसकी फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। दैट मीन्स आपको अंडर रूट कर देना है किसका? मीन ऑफ द स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर मतलब मीन करना है किसका? स्क्वायर का, और उसके बाद रूट कर देना है। इस तरह से ये आरएमएस वैल्यू निकाली जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी जो स्क्वायर वैल्यू है उसका मीन कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर वैल्यू का मीन कैलकुलेट करेंगे, और वो कैसे कैलकुलेट होगा जरा ध्यान से देखिएगा। जब आप 0 से t/2 तक देखते हैं, 0 से t/2 तक जो ग्राफ आपको दे रखा है उसमें 0 से t/2 तक ये दिखा रखा है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उसकी जो स्क्वायर वैल्यू है वो भी कांस्टेंट ही होगी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं स्क्वायर वैल्यू का मीन निकालूंगा तो वो उतना ही आएगा जो उसकी वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, तो उसका एवरेज भी उतना ही आएगा। मैंने कहा 0 से t/2 तक जो आपका पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, तो उसका जो स्क्वायर आएगा वो भी कांस्टेंट ही आएगा। और किसी कांस्टेंट वैल्यू का अगर एवरेज ले लिया जाए तो कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज भी उतना ही आता है जितनी उसकी वैल्यू है। ये बात हुई 0 से t/2। अब आप t/2 से t देखना, t/2 से t, तो आप देख सकते हैं कि v 0 है, तो v का स्क्वायर भी 0 ही होगा, तो v स्क्वायर की एवरेज वैल्यू भी 0 ही होगी, क्योंकि कांस्टेंट का एवरेज उतना ही आता है जो वैल्यू है, दैट इज 0 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कंप्लीट साइकिल 0 से t में देखूं, कंप्लीट साइकिल 0 से t में देखूं, तो 0 से t/2 तक एवरेज वैल्यू कितनी आई है? वी नॉट स्क्वायर। और t/2 से t तक कितनी आई है? 0। अब इसका मीन निकाल दीजिए तो ये पूरी साइकिल का मीन आ जाएगा। इसलिए पूरी साइकिल का जो मीन आया है वो है वी नॉट स्क्वायर बाई 2, पूरी साइकिल का मीन। लेकिन उसने आपसे मीन स्क्वायर वोल्टेज नहीं पूछा, उसने आपसे रूट मीन स्क्वायर पूछा। तो रूट मीन स्क्वायर कैसे निकलता है? अंडर रूट कर दीजिए इसका मीन स्क्वायर वैल्यू का। मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी आई है? वी नॉट स्क्वायर बाई 2। तो इसीलिए ये वैल्यू आ जाएगी वी नॉट बाई रूट 2। वी नॉट बाई रूट 2, सी इज द राइट चॉइस। बच्चों जब ये बताया नहीं जाता कि आप कितने टाइम इंटरवल में आरएमएस वैल्यू बताएं, तो हमेशा 0 से t एक कंप्लीट साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू बतानी चाहिए। अगर 0 से t/2 तक लेते, 0 से t/2 तक, तो आरएमएस वैल्यू सिर्फ वी नॉट आती। और अगर t/2 से t लेते तो ओनली 0 आती। लेकिन मुझे 0 से t चाहिए थी, इसीलिए पहले 0 से t/2 का अलग से निकाला मीन स्क्वायर, फिर t/2 से t का अलग निकाला मीन स्क्वायर, फिर दोनों मीन स्क्वायर का एवरेज ले लिया, दैट इज एवरेज मीन स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट कर दिया, तो वो आपका पूरी साइकिल का आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है एसी सर्किट में IRMS एंड आई नॉट में क्या रिलेशन होता है? तो आप जानते हैं ना कि जो एसी सर्किट है उसमें आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव होता है। इसमें जो आई नॉट है उसको मैक्सिमम करंट कहते हैं, और ये जो IRMS है इसकी वैल्यू होती है आई नॉट बाई रूट 2। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रखा है, तो IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। अगला सवाल कहता है बच्चों की केबल है जो कॉपर के इक्वल लेंथ से बना है। द केबल ऑफ कॉपर आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, मतलब ये हुआ कि आपके पास कॉपर के इक्वल लेंथ के कुछ केबल हैं। वन ऑफ देम हैज अ सिंगल वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो उनमें से कोई एक जो है वो एक सिंगल वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, जबकि जो दूसरी वाली है उसमें a/10 एरिया के 10 वायर लगाए हैं। अच्छा, तो इस तरह से हो गया कि एक वायर तो हो गई मोटी सी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए, ऐसे हो गई वो। और दूसरी जो वायर है उसमें से पतले पतले
A/10 एरिया के बहुत सारे थ्रेड्स लगाए हैं और उसको मिला के एक वायर बनाई गई है। तो आप इनमें से किसको प्रीफर करोगे? गिव देयर सुटेबिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टिंग AC एंड DC। तो इनमें से किसको प्रीफर करें कि उससे AC और DC दोनों ही आप आराम से फ्लो करा पाए? तो बच्चों, स्किन इफेक्ट नाम से एक कॉन्सेप्ट होता है, स्किन इफेक्ट। तो जो कहता है कि जो AC है ना, वो हमेशा वायर के सरफेस पर चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप इन दोनों में से इस वाली वायर को यूज़ करें तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। इसीलिए AC फ्लो इससे प्रीफर कराइए। मतलब ये जो है, ये वाली जो वायर है, इससे जब AC का फ्लो होगा तो ये प्रिफरेबल है क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज़्यादा। इसलिए आप कहेंगे मल्टीपल स्ट्रैंड्स फॉर AC, और इससे DC का फ्लो तो हो ही सकता है। तो इसीलिए मैं चूज करने वाला हूँ इस वाली वायर को। ठीक है। अगला सवाल कहता है बच्चों की एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है और वो सीरीज में कनेक्टेड है एक बल्ब के साथ। तो ये इस तरह से एक कॉइल, और यहाँ पर एक बल्ब कनेक्टेड है इसके साथ सीरीज में, एंड एन AC सोर्स, साथ में एक AC सोर्स भी कनेक्टेड है। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीज। आपको ब्राइटनेस को क्या करना है? डिक्रीज। ब्राइटनेस को क्या करना है आपको? डिक्रीज। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो जरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ब्राइटनेस कैसे डिक्रीज होगी। एक काम करिए कि इसका एनर्जी स्टोर्ड बढ़ा दीजिए, इसका एनर्जी स्टोर्ड बढ़ा दीजिए। बेसिकली जो भी एनर्जी ये सप्लाई कर रहा है सोर्स, ये जो सोर्स है, ये जो भी एनर्जी को सप्लाई कर रहा है उस एनर्जी का कुछ हिस्सा इंडक्टर में जाता है और बचा हुआ हिस्सा बल्ब में। अगर आप इंडक्टर का एनर्जी स्टोर्ड किसी तरह से बढ़ा दें तो बल्ब का डिक्रीज हो जाएगा और बल्ब जो है वो कम ब्राइट हो जाएगा, उसकी ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। और जहां तक इंडक्टर के एनर्जी स्टोर्ड की बात है तो आप सब जानते होंगे हाफ Li²। तो अगर आप एनर्जी बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसकी इंडक्टेंस बढ़ा दीजिए। तो मतलब ये हुआ, मैं चारों में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूं जिसके अकॉर्डिंग इस इंडक्टर की इंडक्टेंस, इस कॉइल की इंडक्टेंस बढ़ रही हो। ठीक है जी। तो कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट। मुझे इंडक्टर की इंडक्टेंस बढ़ानी है, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ानी है, ये मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ। तो मुझे ऐसा ऑप्शन चूज करना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। तो देखिए, अगर आप कॉइल में एक आयरन रॉड डाल देंगे तो आप जानते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है वो परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम का फंक्शन होती है। अगर आप परमिएबिलिटी बढ़ा देंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी, और आयरन रॉड डालने से परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी मीडियम की, तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। उससे एनर्जी स्टोर्ड बढ़ जाएगा कॉइल का, जिससे कि एनर्जी जो कि बल्ब को मिलती है वो कम हो जाएगी और ब्राइटनेस हो जाएगी डिक्रीज। इसलिए बिल्कुल सही आंसर, मैं आंसर चूज करने वाला हूँ इसका बी। इस सवाल में कहता है बच्चों की एक 40 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस है, C इज इक्वल टू 40 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी के साथ जो वोल्टेज लिखा जाता है वो हमेशा RMS वोल्टेज होता है, 200 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दे दी है 50 हर्ट्ज। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज। तो आप कह देंगे IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z। Z मतलब इम्पिडेंस, और इस सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर ही लगा हुआ है तो जो इम्पिडेंस होगी वो होगी XC। सो VRMS अपॉन XC। XC क्या होता है? XC होता है बच्चों 1/ωc। तो इसलिए VRMS ओमेगा C, देन IRMS इज इक्वल टू VRMS ओमेगा की जगह 2πf इंटू C। तो देखिए आपको सब कुछ दे रखा है। VRMS की वैल्यू दे रखी है 200, पाई आप जानते ही हैं 3.14, F आपको दे रखा है 50 और C की जगह 40 माइक्रोफेरेड, जिसको आप 40 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, और इसको पूरा मल्टीप्लाई करके आप अपने सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। A small signal voltage V is equal to V naught sin omega t is applied across an ideal capacitor। उसने कहा ideal capacitor है, ओके।
A small signal voltage is applied across an ideal capacitor। तो ये आपका कैपेसिटर है और इसके साथ आपने एक V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी मतलब ऑसिलेटर कनेक्ट कर दिया है, जिसकी आउटपुट है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वो कह रहा है करंट इन द फेज विद वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 180, करंट लेग्स। सबसे पहले तो जो ये शुरुआत में ऑप्शंस की बात कर रहा है, ऐसा क्या सही ऑप्शन होना चाहिए था उसके बारे में सोचिए। बच्चों आप जानते हैं कि जब ओनली कैपेसिटर सर्किट में लगा हुआ होता है तो करंट लीड करती है, लिखा होना चाहिए था करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाई 2। क्या ऐसा कहीं लिखा है? पहले ऑप्शन में कह रहा है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, फेज डिफरेंस 0 है, जबकि फेज डिफरेंस होना चाहिए 90। दूसरे में कह रहा है करंट और वोल्टेज में 180 का फेज डिफरेंस है, तो गलत हो गया क्योंकि कितना होना चाहिए, मैंने कहा 90। अगला ऑप्शन कह रहा है कि 90 का फेज डिफरेंस है, लेकिन लिखा होना चाहिए कि करंट आगे होनी चाहिए वोल्टेज से, करंट लीड्स द वोल्टेज, जबकि तीसरे ऑप्शन में लिखा है करंट लेग्स वोल्टेज, करंट पीछे है, तो तीसरा भी गलत है। फोर्थ कह रहा है ओवर अ फुल साइकिल ऑफ कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। जी हाँ, आप जानते हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट हो या प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, ओनली कैपेसिटर लगा हुआ हो या ओनली इंडक्टर लगा हुआ हो, एवरेज पावर का जो कंजप्शन आता है वो आता है 0। कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर कंजप्शन 0 आता है, किसके लिए? चाहे ओनली कैपेसिटर लगा हुआ हो, चाहे ओनली इंडक्टर लगा हुआ हो, एवरेज पावर कंजप्शन 0 आता है। ठीक है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अगर ओनली रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, ओनली रेजिस्टेंस, तो एवरेज पावर कंजप्शन फिर 0 नहीं आता। ओनली रेजिस्टेंस के केस में ऐसा, एसी सर्किट की बात कर रहा हूँ, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के साथ, तो एवरेज पावर कंजप्शन 0 नहीं आता। एवरेज पावर कंजप्शन कितना आता है? V नॉट आई नॉट बाई 2। किसके लिए? किसके लिए? अगर ओनली रेजिस्टेंस लगा हुआ हो। और अगर ओनली 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 ना हो, एक से ज्यादा हो, मतलब सीरीज एसी सर्किट दे रखा हो, सीरीज एसी सर्किट मतलब एक से ज्यादा कोई डिवाइस लगी हुई है एसी सोर्स के साथ, तो फिर एवरेज पावर कंजप्शन होता है VRMS IRMS cos फाई। समझ गए? तो इस सवाल में तो ओनली कैपेसिटर लगा हुआ था, तो आंसर 0 होना ही था। चलें आगे, देखिए ये है आपका अगला सवाल। इन एन एसी सर्किट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू 200√2 साइन 100t। आप जानते हैं ना होता क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो बहुत सारी वैल्यूज आपको दिख गई, वी नॉट दिख गया, ओमेगा दिख गया। इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफेरेड। इसको किसके साथ लगाया गया? C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के साथ लगाया गया था। RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज, तो आपको RMS वैल्यू ऑफ द करंट बतानी है। ठीक है, तो बच्चों आप यहां से सबसे पहले ये देख सकते हैं कि जो V नॉट है उसकी वैल्यू 200√2 है। V नॉट की वैल्यू कितनी है? 200√2। तो यहां से अगर मैं VRMS निकाल लूं तो वो V नॉट अपॉन √2 होगा, तो वो आ जाएगा 200 वोल्ट। इसके बाद सर्किट की इम्पीडेंस XC के बराबर होगी क्योंकि ओनली कैपेसिटर लगा हुआ है, और XC होगा 1 अपॉन ओमेगा C। 1 अपॉन ओमेगा C आप देख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू है 100, उसकी जगह 100 लिख दिया, और कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेरेड मतलब 10 टू द पावर -6। तो 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 2, ये आ गया 10 टू द पावर 4। तो आपको IRMS चाहिए, आप कह देंगे VRMS अपॉन Z, Z की जगह XC। VRMS है 200 और Z की जगह है 10 टू द पावर 4, इसलिए 200 इंटू 10 टू द पावर -4 या 2 इंटू 10 टू द पावर -2 या 0.02 एम्पियर। 0.02 एम्पियर, जिसको आप 20 मिली एम्पियर भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A capacitor of capacity C has reactance X. If capacitance and frequency becomes double, then reactance will be. तो reactance होती क्या है? 1/ωc, ये होती है reactance. तो बच्चों कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C हैज रिएक्टेंस X. तो रिएक्टेंस X है जबकि कैपेसिटेंस C है. ये बनी इक्वेशन नंबर 1. आगे कह रहा है इफ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी आर डबल्ड, तो आपकी नई रिएक्टेंस कितनी होगी? 1/ωc. तो उसने कहा फ्रीक्वेंसी को हमने डबल कर दिया और हमने कैपेसिटेंस को भी डबल कर दिया, तो ये आ गया है 1/4ωc. x डैश इज इक्वल टू 1/ωc की जगह इक्वेशन 1 से आप x लिख सकते हैं. तो x डैश इज इक्वल टू x/4, मतलब आपकी जो नई रिएक्टेंस होगी वो x/4 होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीरीज LCR सर्किट है, सीरीज LCR सर्किट जो कि एक AC वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is pi/3. तो बेसिकली एक LCR सर्किट था जिसको AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया था. तो उसने कहा कि if L is removed, अगर हम इंडक्टर को हटा दें, तो ओनली कैपेसिटर और रेजिस्टेंस बचेगा. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is pi/3. तो phase difference कितना आया? pi/3. तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट आगे चल दी होगी क्योंकि इंडक्टर जा चुका है, कैपेसिटर प्रेजेंट है. आगे कह रहा है if instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi/3 between current and voltage. कि अगर हमने कैपेसिटर हटा दिया होता, ओनली इंडक्टर और रेजिस्टेंस होता, तो उस केस में भी यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो pi/3 ही है. लेकिन इस बार क्योंकि कैपेसिटर हट चुका है, इंडक्टर बचा हुआ है, तो वोल्टेज आगे होगा करंट से. तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आई बच्चों कि जितना इफेक्ट कैपेसिटर का है उतना ही इफेक्ट इंडक्टर का भी है. मतलब XC और XL बराबर हैं. ये हमें यहाँ से बात समझ में आ गई. द फेज डिफरेंस इज अगेन बिटवीन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट. तो जो आपका एक पावर फैक्टर है इस सर्किट का, जो आपका मेन सर्किट है, इसका पावर फैक्टर वो पूछ रहा है आपसे. तो हमने एक अंदाजा लगा लिया है, जिसने 2 हिंट दिए थे, इससे अंदाजा लगा लिया कि कैपेसिटर का जितना इफेक्ट है उतना ही इफेक्ट आपके इंडक्टर का भी है. इसीलिए XC XL बराबर है. और आप जानते हैं कि XC XL अगर बराबर हो तो इसको हम सीरीज रेजोनेंस कहते हैं. तो ये सीरीज रेजोनेंस का केस हो गया. तो क्या होता है हमारा पावर फैक्टर? पावर फैक्टर होता है R/Z. R/Z. तो पावर फैक्टर हमें जब चाहिए तो उस टाइम हो क्या रखा है? रेजोनेंस है, तो Z ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे यूज किया जाएगा. और Z ऑफ रेजोनेंस रेजिस्टेंस के बराबर ही होता है. इसलिए cos phi की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1. cos phi इज 1. तो ध्यान से देखिएगा, -1 नहीं, मैंने कहा 1, इसलिए सही ऑप्शन जो है इसका वो होगा C. Then the next question, which is a circuit when connected to an AC source of 12 volt gives a current of 0.2 ampere. तो बच्चों 12 वोल्ट का एक सोर्स है, AC सोर्स है, और जो करंट आती है वो 0.2 एम्पियर की आती है. तो यहाँ से आपको इम्पीडेंस मिल गई विच इज 120/2, दैट मीन्स 60 ओम. ये आपको यहाँ से इम्पीडेंस मिल गई. उसने कहा 12 वोल्ट का AC सोर्स था और करंट आ रही थी 0.2. आगे द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू अ DC सोर्स ऑफ 12 वोल्ट. अगर हम सेम सर्किट को DC सोर्स ऑफ 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दें तो वही 12 वोल्ट का, लेकिन इस बार बच्चों DC सोर्स. तो और कितनी करंट आ रही है? 0.4 एम्पियर की आ रही है. तो 12/0.4, यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा. ठीक है जी. तो R इज इक्वल टू V/R. जब आपने इसको किया सॉल्व तो ये आ गया आपका 30 ओम. तो आगे कह रहा है कि द सर्किट इज, तो सर्किट कैसा है आपको ये बताना है कि जो सर्किट है वो कैसा है. तो बच्चों हम कहेंगे कि आपने Z की वैल्यू दी 60 ओम. द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड DC सोर्स
of 12 volt gives a current of 0.4 ampere. Circuit is, इसके लिए आप cos phi निकाल लीजिए, cos phi is equal to r by z, और आप देख रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसीलिए मैं कहूंगा कि ये RL सर्किट रहा होगा। कैसा सर्किट रहा होगा? RL सर्किट रहा होगा। L और R इसमें कनेक्टेड रहे होंगे। देखिए अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो फिर मैं इसको RC कहता। Which of the following combination should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication? बच्चों, कम्युनिकेशन में जब LCR सर्किट यूज किए जाते हैं तो याद रखिएगा कि क्वालिटी फैक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? 1/r √L/C। अगर क्वालिटी फैक्टर बहुत अच्छा है तो ऐसा LCR सर्किट हमेशा प्रीफर किया जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि Q की वैल्यू मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और Q की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कब होगी? जब R जो है वो मिनिमम होगा। देख लीजिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। R मिनिमम होगा, L मैक्सिमम होगा और C भी मिनिमम होगा, राइट? L मैक्सिमम होना चाहिए, R और C मिनिमम होना चाहिए, तब जाके जो Q है आपका वो मैक्सिमम हो जाएगा, और ऐसा LCR सर्किट हमेशा प्रीफर किया जाएगा। तो जरा देखें कि जो गिवन ऑप्शन है उनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें कॉम्बो फिट बैठता है कि R मिनिमम, L मैक्सिमम और C मिनिमम। आइए देखते हैं कि वो कौन सा ऑप्शन है। तो R मिनिमम अगर मैं देखूं तो मुझे नज़र आया ऑप्शन C में। R मिनिमम वो है 15 ओम, इससे छोटी R की वैल्यू कहीं नहीं है। उसके बाद मुझे C भी मिनिमम ही चाहिए, C भी मिनिमम ही चाहिए। तो चारों ऑप्शन में से वो कौन है जिसका C मिनिमम है? वो भी ऑप्शन C में ही है, एंड दैट इज 30 माइक्रोफैरड। इसके बाद मुझे L मैक्सिमम चाहिए, और जब आप देखते हैं तो L भी मैक्सिमम किसका है? C ऑप्शन का ही है, दैट इज 3.5 हेनरी। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है R मिनिमम, C मिनिमम, L मैक्सिमम, इसलिए मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 को एज ऑप्शन C। अ सीरीज RC सर्किट, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन is connected to alternating voltage source, alternating voltage source के साथ connected है। Consider two situation when capacitor is air filled, when capacitor is mica filled, current through resistor is I and voltage across capacitor is V। Then okay, तो ये है किस्सा, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है। उसने कहा दो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए। पहले एक्सपेरिमेंट में जो आपका कैपेसिटर है उसमें एयर है, जबकि दूसरे केस में इसके अंदर माइका। करंट थ्रू रेजिस्टेंस इज आई, तो जो करंट रेजिस्टेंस में है उसको हम आई कहेंगे, और जो वोल्टेज कैपेसिटर में है उसको हम वी कहेंगे। और सही ऑप्शन को चुनेंगे, ठीक है? तो इसको बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट ए कह रहा है, ऐसा ऑप्शंस को पढ़ के समझ में आया, और इसको वो बी कह रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पहले सर्किट की करंट दूसरे सर्किट से बड़ी होगी, ठीक है, और बाकी के जो तीन ऑप्शन है वो वोल्टेज को कंपेयर कर रहे हैं। तो फिर बच्चों ठीक है, करना शुरू कर दें क्या? आप जानते हैं कि करंट की वैल्यू होगी कितनी? करंट की वैल्यू कितनी होगी? I इज इक्वल टू V अपॉन Z। Z होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। XC स्क्वायर मतलब 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर। ये आपका करंट का एक्सप्रेशन होगा। आइए देखते हैं किस केस में जो करंट है वो कम होगी। करंट किस केस में कम होगी? तो बच्चों करंट तब कम होगी जब डिनोमिनेटर में जो लिखी हुई वैल्यू है वो बड़ी होगी। डिनोमिनेटर में लिखी हुई वैल्यू अगर बड़ी हो जाए तो करंट कम हो जाएगी,
और डिनोमिनेटर में लिखी हुई वैल्यू बड़ी कब होगी? जब ये 1/ओमेगा c बड़ा हो जाएगा। 1/ओमेगा c जब बड़ा हो जाएगा तो करंट मिनिमम हो जाएगी। अच्छा, 1/ओमेगा c बड़ा कब होगा? जब c छोटा होगा। जब c कितना होगा? छोटा। और c छोटा कब होगा? जब दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम भरा हुआ नहीं होगा तो c छोटा होगा। इसका मतलब जो केस ए है, केस ए, उसमें करंट मिनिमम होगी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि करंट जो है वो ए केस में छोटी और बी केस में, एक्सपेरिमेंट बी में, बड़ी होनी चाहिए। तो क्या ऐसा ऑप्शन कहीं प्रेजेंट है? तो चारों ऑप्शन में करंट का एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए। तो इसलिए ए तो आपका सही जवाब नहीं होगा। इसके बाद बच्चों अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, क्योंकि करंट का तो मुझे कोई ऑप्शन मिला नहीं, करंट का एक ही ऑप्शन था और वही गलत दे रखा है कि आई ए ग्रेटर, जबकि आई ए को होना चाहिए स्मॉलर। तो आइए अब हम बात करेंगे वोल्टेज की। कितना वोल्टेज कैपेसिटर ने स्टोर कर रखा है? तो हम कहेंगे V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, आर का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंस बेसिकली। तो I है हमारे पास, I की वैल्यू V नॉट, मतलब जो भी ऑसिलेटर वोल्टेज दे रहा है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गई करंट की वैल्यू, मल्टीप्लाइड विद रिएक्टेंस XC विच इज 1/ओमेगा c। तो इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट, जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि इस ओमेगा सी से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि वोल्टेज ज्यादा हो, वोल्टेज अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो आपका कैपेसिटेंस जो है वो कम होना चाहिए। अगर कैपेसिटेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा अगर, तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। अगर आप वोल्टेज को ज़्यादा चाहते हैं तो कैपेसिटेंस को होना चाहिए कम, लेस। जबकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो केस बी जो है, केस बी में कैपेसिटेंस ज़्यादा है। कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो कैपेसिटर का वोल्टेज कम होगा, इसलिए केस बी में वोल्टेज को कम होना चाहिए। तो ऐसा मुझे ऑप्शन दिख गया है, वो है ऑप्शन डी। समझ गए आप? नेक्स्ट, एन AC voltage is applied to a resistance R and an inductor L in series. If R and the inductive reactance are both equal to 3 ohm, R and inductive reactance both are equal to 3 ohm, if R and the inductive reactance are both equal to 3 ohm, the phase difference between the applied voltage and the current in the circuit is। तो phase difference का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? फेज डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सएल माइनस एक्ससी, बिगर माइनस स्मॉलर बेसिकली, डिवाइडेड बाय आर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन सर्किट जो है वो सिर्फ आर एल सर्किट है, आर एल सर्किट है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ एक्स ही तो है ही नहीं। तो अगर एक्स ही नहीं है तो आपको सिर्फ एक्सएल अपॉन आर कहना चाहिए, जो कि दोनों ही 3 दे रखे हैं। इसलिए tan फाई की वैल्यू 1 हो गई। 1 आप जानते हैं कि tan 45 होता है, तो यहाँ से फेज डिफरेंस आपका 45 डिग्री, जिसको आप π/4 रेडियन भी कह सकते हैं, ये होगा आपका सही जवाब। कॉइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL इज 20 ओम, frequency is 50 hertz. If an AC source of 200 volt
100 hertz is connected across the coil, the current in the coil will be। देखिए सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि इम्पीडेंस कितना होगा। इम्पीडेंस होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्या दिया उसने, जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो एक्सएल 20 है, लेकिन आपको जो एसी सोर्स दिया गया वो ऐसा दिया गया जो 200 वोल्ट और 100 हर्ट्ज का है। ये एसी सोर्स हमें दिया गया और ये 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर को लगाया है, दिस इज आर एंड दिस इज एल। तो फिर मैं नया एक्सएल क्या यूज करूंगा, हमें पता होना चाहिए कि एक्सएल जो है वो ओमेगा एल होता है, ये होता है एक्सएल। तो नया एक्सएल होगा नया ओमेगा इंटू एल, और इनिशियली जो आपका एक्सएल था वो था ओमेगा एल, तो ये एल से तो एल कैंसिल हो गया। तो नए वाला जो रिएक्टेंस होगा वो पुराने रिएक्टेंस का ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा टाइम्स होगा। तो पहले आपके एक्सएल की वैल्यू 20 दे रखी है और पहले जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी वो 50 हर्ट्ज थी, लेकिन जो आपकी नई फ्रीक्वेंसी वो 100 है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर 40 ओम नए रिएक्टेंस की वैल्यू पुट करने वाला हूँ। बताओ समझ गए, ओमेगा 2 पाई एफ होता है ना, तो 2 पाई तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा इसीलिए। तो आर स्क्वायर इज 30 स्क्वायर और जो आपका नया एक्सएल आया है वो है 40। तो यहाँ से आपके जेड की वैल्यू आपको मिल गई। उसके बाद आप करंट अगर कॉइल में बताना चाहते हैं तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड। वी आर एम एस आपका दे रखा है 200 वोल्ट और जेड की वैल्यू हो गई 50। तो यहाँ से 4 एम्पियर की करंट हो गई बच्चों। जिस वोल्टेज के साथ फ्रीक्वेंसी लिखी होती है ना वो आर एम एस वोल्टेज होता है। आई होप मैंने पहले भी बोला है। अगला सवाल, तो बच्चों V1 और V2 दोनों 300 वोल्ट्स हैं। आप ध्यान से देखिए V1 क्या है, V1 इस इंडक्टर के वोल्टेज को कहा गया है और V2 इस कैपेसिटर के वोल्टेज को कहा गया है। आप जानते हैं कि जो वोल्टेज AC जनरेटर प्रोवाइड करेगा उसका क्या रिलेशन होता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के साथ, ये रिलेशन होता है। पर VL और VC अगर बराबर दे रखे हैं तो VL माइनस VC 0 हो जाएगा, V और VR बराबर आ जाएंगे। और V कितना है आप देखिए कि ये जो AC जनरेटर यहाँ पे लगाया गया है इसके लिए लिखा गया है कि ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 220 वोल्ट होगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या लिखा गया है, V3। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल लिखा गया है V3। मतलब V3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि मैंने कैलकुलेट कर दिया 220 वोल्ट। इसके अलावा वो कह रहा है कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी, मतलब इस सर्किट में करंट कितनी होगी। तो हम कहेंगे सर्किट में करंट होगी I इज इक्वल टू वी बाई जेड। V है 220 और Z मतलब इम्पीडेंस। बच्चों इम्पीडेंस होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। लेकिन एक्सएल एक्सी बराबर है भाई, अगर VL और VC बराबर हैं तो एक्सएल एक्सी भी तो बराबर होंगे क्योंकि सीरीज सर्किट है, करंट तो सेम है ही है। इसका मतलब रेजोनेंस है और रेजोनेंस में जो Z होता है वो सिर्फ R के बराबर होता है। तो 220 अपॉन R, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 दे रखी है तो ये आ गया 2.2 एम्पियर। तो करंट हो गई 2.2, वोल्टेज हो गया 220 और ऐसा दिया है ऑप्शन बी में। तो ये हो गया इसका सही जवाब। अगला सवाल कहता है बच्चों कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम इन अ सीरीज LCR सर्किट with C is equal to 10 microfarad and omega is equal to 1000 second inverse। तो प्यारे बच्चों
जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो उस टाइम करंट मैक्सिमम आती है। उस रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/√LC। ये फ्रीक्वेंसी दी कितनी है 1000, ठीक है जी 1000 और इज इक्वल टू 1/√LC। एल आपसे पूछा गया है और सी की वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड। 10 माइक्रोफेरेड, तो यहां से आपको एल मिल जाएगा। समझ गए बच्चों, सीधा फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्किट LCR आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन ऑल्टरनेटिंग। एक सेकेंड, हम पिछले सवाल पे वापस चलते हैं, जरा देखिए हमने कोई गलती तो नहीं की। हाँ ये देखो, ये जो ओमेगा है ना बेटा, ये 1000 सेकेंड इनवर्स, जरा यूनिट देखनी चाहिए। बेसिकली ओमेगा की जो यूनिट है ना वो रेडियन पर सेकेंड होती है। क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे करेक्शन है, ये सेकेंड इनवर्स नहीं होगा, ये होगा रेडियन पर सेकेंड। अब ये ठीक हो गया, क्योंकि अगर ये सेकेंड इनवर्स है तो वो फ्रीक्वेंसी हुआ, एफ हुआ, फिर एफ की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। अगर एफ दे रखा है तो पहले ओमेगा फिर निकाल लेना 2πf से, फिर ये रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट होगा। और अब इस ओमेगा की वैल्यू फिर पुट करिएगा, ठीक है। ओमेगा विच इज एक्चुअली 1/√LC, ओमेगा को आप 2πf लिख सकते हैं, तो f बनता है 1/2π 1/√LC। अगर f दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ओमेगा दे रखा हो तो ये वाला, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 18 कहता है, इन अ सर्किट LCR are connected in series with an alternating voltage source of frequency f. The current leads the voltage by 45 degree. The value of C is, तो उसने कहा करंट जो है वो 45 डिग्री लीड कर रही है। बच्चों, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है रिएक्टेंस XL माइनस XC अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बच्चों ये बिगर माइनस स्मॉलर लेना चाहिए, लेकिन उसने कहा था करंट लीड कर रही है। अगर करंट लीड कर रही है तो XC बड़ा होगा, इसलिए बिगर माइनस स्मॉलर लोगे तो बनेगा XC माइनस XL, ये बनेगा। ओके, और कितना लीड कर रही है 45 डिग्री, तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 5 की जगह 45 रख दिया, तो 1045 की वैल्यू होती है 1, तो उसको 1 लिख दिया। तो अगले स्टेप में आ गया R इज इक्वल टू XC माइनस XL। R इज इक्वल टू XC माइनस XL। चलो आगे, तो R इज इक्वल टू XC बन गया जी 1/ωc और XL बन गया ωL। या हम इसको ये कह सकते हैं कि ωL प्लस R इज इक्वल टू 1/ωc। ωL प्लस R इज 1/ωc, या ωc इज इक्वल टू 1/ωL प्लस R। तो 2πfc इज इक्वल टू 1/ω की जगह 2πf, तो यहाँ से C हाजिर है, C की वैल्यू आ गई, ये देखिए 2πfL प्लस R, ये आ गई आपके C की वैल्यू। और ऐसा कहाँ लिखा है? 1/2πf प्लस R, 2πfL प्लस R, ऐसा लिखा है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हुआ इसका सही जवाब। बच्चों ये तो उसने सीधा सीधा सा फॉर्मूला ही पूछ लिया दोबारा। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज, द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर 1/R √L/C। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर 1/R √L/C। इसके अलावा और क्या हो सकता है? और हो सकता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर अपॉन R। और क्या हो सकता है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन R एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो VL की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा सॉरी, अपॉन R नहीं, अपॉन VR।
अपॉन वी आर, मतलब किसी भी एक रिएक्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से आ जाता है एक्सएल अपॉन आर और यहाँ से आ जाता है एक्सी अपॉन आर। एक्सएल को लिख सकते हैं 1/ओमेगा एल, 1/ओमेगा एल, तो ये बन जाएगा। और एक्सी को लिख सकते हैं, सॉरी एक्सएल को लिख सकते हैं ओमेगा एल। कहाँ दिमाग है, एक्सएल होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा एल अपॉन आर। और एक्सी को लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी। तो देखो इन तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर मिल जाएगा, या तो ओमेगा एल अपॉन आर, या 1/ओमेगा सी आर, या 1/r√l/c। तो कौन से वाला मिल गया, ओमेगा एल अपॉन आर मिल गया। क्वालिटी फैक्टर, मैंने कहा एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस किसी भी एक रिएक्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे निकाल सकते हैं। और इसी को सिंप्लीफाई करके बेसिकली 1/r√l/c आ जाता है। अगला सवाल कहता है कि सीरीज LCR सर्किट है और वो एक AC सोर्स के साथ कनेक्टेड है। At resonance, the phase difference between the applied voltage and the current in the circuit is। तो बच्चों रेजोनेंस के टाइम पे, तो रेजोनेंस के टाइम पे अगर फेज डिफरेंस पूछा है तो cos फाई होता है r/z, इसमें फाई फेज डिफरेंस ही है। पूरे cos फाई को पावर फैक्टर कहते हैं, फाई फेज डिफरेंस ही है। तो cos फाई r/z, अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस में z की वैल्यू तो r ही होती है ना, तो यहाँ से ये आपका cos फाई की वैल्यू 1 आ गई। और cos फाई अगर 1 है तो 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की, तो cos 0, तो फाई कितना आ गया, 0 डिग्री। इसका मतलब करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। एक इंडक्टर है 20 मिली हेनरी, 20 मिली हेनरी, तो ये L की वैल्यू हुई बेसिकली 20 मिली हेनरी। कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैरड और रेजिस्टेंस है 50 ओम, are connected in series across a source of EMF V is equal to 10 sin 314t। इसका मतलब V नोड की वैल्यू हो गई 10 और ओमेगा की वैल्यू हो गई 314 रेडियन पर सेकेंड। द पावर लॉस इन द सर्किट इज, तो क्या पूछ रहा है जी, पावर लॉस आपसे पूछा जा रहा है, पावर लॉस। तो आप कहेंगे पावर लॉस होगा VRMS IRMS cos फाई, पावर लॉस होगा VRMS IRMS cos फाई, या VRMS IRMS की जगह लिखेंगे VRMS/Z इंटू cos फाई, ये लिखेंगे। सो दिस इज VRMS स्क्वायर अपॉन Z, VRMS स्क्वायर अपॉन Z इंटू cos फाई। cos फाई क्या होता है, R/Z, या ऐसे कह दीजिए VRMS अपॉन Z का स्क्वायर इंटू R। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये Z क्या है, तो Z इम्पीडेंस है, और इम्पीडेंस कितना होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जहाँ पे XL क्या है, XL है ओमेगा L और XC क्या है 1/ओमेगा C। तो देखिए हमारे पास XL XC दोनों अवेलेबल हैं, क्योंकि L भी दे रखा है, C भी दे रखा है, और आपको ओमेगा भी दे रखा है, और आपको R भी दे रखा है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, Z। और जब हमने Z निकाल लिया तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। एवरेज पावर कंजप्शन ये होता है VRMS अपॉन Z का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद R। गॉट इट।